पिछले एपिसोड में आपने देखा इतादोरी और उसकी टीम बिल्डिंग के ऊपर कर्स यूजर्स की टीम को हरा देती है और उसी बीच उनका एक बंदा तोजी जेनिन में ट्रांसफॉर्म होता है। सॉर्सरर्स को रोकने वाला कर्टेन डीएक्टिवेट हो जाता है और यहाँ नोबारा के सामने हारुता आता है। अब आगे यहाँ इजीची की बॉडी देखकर नानामी अब गुस्सा हो चुका था। वहीं दूसरी तरफ नोबारा की टीम को भी एहसास हो जाता है कि इजीची के साथ कुछ तो बुरा हुआ है, क्योंकि वो इनके टीम को ही कॉल कर रहा था जब उसकी कॉल कट गई थी। और माँ की नोबारा को ऑर्डर देती है कि वो नीता को लेकर इजीची के लोकेशन पर जाके चेक करे। यहाँ की फाइट वो संभाल लेगी और नोबारा और नीता निकल पड़ते हैं। तभी हारुता उनके सामने आता है। नोबारा नीता से कहती है कि तुम यहाँ से जाओ और बुंकामुरा में एंटर करना, बट अंदर ही अंदर टोक्यो की तरफ भाग जाना। और ये दोनों समझ चुकी होती हैं कि इसी बंदे ने इजीची पर हमला किया होगा। और तभी हारुता अपने स्वॉर्ड नोबारा की तरफ फेंकता है। नोबारा उसे ब्लॉक कर देती है और नीता बुंकामुरा की तरफ भागती है। हारुता समझ नहीं पाता कि ये दोनों क्या कर रही हैं। नोबारा जज करती है कि हारुता एक मिड रेंज कॉम्बेटेंट होगा, इसलिए वो उससे क्लोज कॉम्बैट में लड़ने चली जाती है। तभी हम देखते हैं कि हारुता की तलवार एक्चुअली नीता का पीछा कर रहा था और अब हारुता भी उसी के पीछे दौड़ पड़ता है और उसके पीछे नोबारा भी दौड़ पड़ती है। यहाँ बुंकामुरा सबवे टनल में नीता घायल पड़ी रहती है क्योंकि वो हारुता के तलवार से लड़ नहीं पाती और हारुता वहां आते ही नीता को एक जोर का किक मारता है। इसे देखकर नोबारा और गुस्सा हो जाती है और तभी हारुता अपनी तलवार को अपने पास बुलाता है और नोबारा के ऊपर एक शैलो अटैक करता है। नोबारा आगे कुछ समझ भी पाती कि हारुता का अगला अटैक उसे हिट करता है। नोबारा समझ नहीं पाती कि ये बंदा हर बार इतने परफेक्ट स्पॉट्स को कैसे हिट कर रहा है। तभी वो डिसाइड करती है कि उसे थोड़ी देर हारुता को अपने बातों में फंसा के रखना पड़ेगा ताकि वो कोई प्लान फिगर आउट कर सके। तभी हारुता नीता पर दोबारा से अपने स्वॉर्ड से अटैक करता है और इस बार नोबारा जैसे तैसे उठती है लड़ने के लिए, पर तभी वहां पर कोई आता है और वो नानामी था। नानामी को देखकर हारुता उसे धमकाने लगता है और मौका देखते ही नीता वहां से भागने की कोशिश करती है। तभी नानामी हारुता के नजदीक आकर कहता है, तुम जैसे यहाँ पे और कितने हो। हारुता कहता है, मुझे नहीं पता, और वो नानामी पर अपने स्वॉर्ड से अटैक करता है और फिर वो नानामी को किक करता है, बट नानामी अपने जगह से हिलता तक नहीं। हारुता को यकीन नहीं होता कि इस बंदे को किक करना दीवार पर किक करने जैसा क्यों फील हुआ। तभी नानामी दोबारा पूछता है, तुम्हारे जैसे कहाँ और कितने हैं यहाँ पे। और हारुता आगे कुछ कह भी पाता कि नानामी उसे अपने कर्स टेक्निक से हिट करता है और हारुता दूर जाके एक पिलर से टकराता है। उसकी ऐसी तैसी हो जाती है, खून की उल्टियां करने लगता है। वो कहता है, अगर मेरा कर्स टेक्निक नहीं होता तो अभी तक मैं मर चुका होता। तभी नानामी तुरंत उसके नजदीक आके दोबारा पूछता है, तुम्हारे जैसे कहाँ और कितने हैं यहाँ पे। और फिर हारुता कोई जवाब दे भी पाता कि नानामी अपना अगला पंच मारता है और हारुता के पीछे का दीवार तक तोड़ देता है। तभी हारुता की तलवार नानामी पर पीछे से हमला करने ही वाला होता है कि नोबारा उसके तलवार को पिन कर देती है। तभी नानामी हारुता का गला पकड़कर अपना पंच रेडी करता है और कहता है, यहाँ तक आने के रास्ते में मैंने कई मैनेजर्स के लाश देखे, उन सबको तुमने मारा है ना। और हारुता रोता हुआ कहता है, मुझे माफ कर दो, बट तभी नानामी का अगला पंच पड़ता है और हारुता 2-3 दीवारों को तोड़ता हुआ अगले दीवार में धंस जाता है। नोबारा ये सब देखकर सोचती है, ये इंसान एक अलग ही लेवल पर है, तो क्या इसे ही कहते हैं एक ग्रेड 1 सॉर्सरर होना। और नानामी कहता है, चलो नीता को ढूंढना बाकी है। तभी यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इतादोरी शिबुया स्टेशन के नजदीक होता है, पर वहाँ पे बहुत सारे ट्रांसफिगर्ड ह्यूमंस मौजूद होते हैं। इतादोरी समझ नहीं पाता कि वो इन सब से बचते हुए कैसे यहाँ से निकलेगा। तभी वो वहाँ इनुमाकी को देखता है। इनुमाकी अपने कर्स्ड स्पीच की मदद से सभी को एक जगह रोक देता है और अब रात के 10:10 इतादोरी शिबुया स्टेशन में एंटर करता है। दूसरी तरफ नोबारा और नानामी नीता को ढूंढ लेते हैं। नानामी उन्हें बताता है कि फिलहाल के लिए इजीची सेफ है और वो नोबारा और नीता से कहता है कि तुम दोनों यहीं रुको, रेस्क्यू करने वाले थोड़ी देर में आ ही जाएंगे। मैं जाके जेनिन क्लैन से टीम अप करता हूँ, उसके बाद मैं B5F में जाऊंगा। नोबारा आने की जिद करती है पर नानामी उसे मना कर देता है। यहाँ मेइजी जिंगुमाई और शिबुया स्टेशन के बीच फुकुतोशिन लाइन में गेटो मेई से मिलने आता है। मेई सोचती है कि ये जिंदा कैसे हो सकता है, क्या गोजो ने इसे पिछले साल नहीं मारा था, पर ऐसा तो नहीं हो सकता, तो जरूर ये कोई ना कोई और है जो गेटो बना हुआ है। तभी गेटो अपना कर्स स्पिरिट निकालता है, स्पेशल ग्रेड डिसीज कर्स स्मॉल पॉक्स DT।
और कहता है अगर तुम इससे लड़ पाई तो तुम्हारा अगला ओपोनेंट मैं होऊंगा, तो तुम्हारा इंतजार रहेगा मई मई। तभी स्मॉल पॉक्स डीटी का पहला अटैक ही डोमेन एक्सपेंशन का होता है। मई मई संभल भी पाती कि वो एक कॉफिन में बंद हो जाती है और उसके ऊपर एक बड़ा सा पत्थर गिरता है। उई उई कुछ समझ नहीं पाता, पर तभी उस कॉफिन और उस चट्टान को तोड़ते हुए मई मई बाहर आती है। यहाँ दूसरी तरफ इतादोरी शिबुया स्टेशन में एंटर करता है और एंटर करते ही उसे अपने ठीक सामने चोसो दिखता है। चोसो अपना अटैक रेडी करता है जो है कन्वर्जेंस। अब ब्लड मैनिपुलेशन कन्वर्जेंस एक ऐसी टेक्निक है जिसमें यूजर अपने ब्लड को उसके एक्सट्रीम पॉइंट तक कंप्रेस और कंडेंस करता है और फिर उस कंडेंस्ड ब्लड को एक सिंगल पॉइंट से शूट किया जाता है। अब जो ये कंडेंस्ड ब्लड है वो कर्स एनर्जी से भी रीइंफोर्स्ड होती है जो कि साउंड के बैरियर तक को तोड़ सकती है और इस ब्लड मैनिपुलेशन टेक्निक को कहा जाता है पियर्सिंग ब्लड। और अब चोसो पियर्सिंग ब्लड का अटैक करता है इतादोरी पर। यूजी उसे हेड ऑन ब्लॉक कर देता है, पर वो समझ जाता है कि अगर वो इस अटैक को डिफ्लेक्ट नहीं किया तो वो उसके हाथों को भेदते हुए चला जाएगा। तो इतादोरी उसे डिफ्लेक्ट कर देता है, पर चोसो दोबारा से कन्वर्जेंस यूज करता है, पर इस बार इतादोरी उससे बचता हुआ चोसो के नजदीक आ जाता है और अपने डबल हिट्स अटैक यूज करता है। इतादोरी समझ जाता है कि चोसो के पहले अटैक को ब्लॉक करने की वजह से उसके राइट आर्म में काफी डीप कट आए हैं, जिसके वजह से अब वो अपने राइट आर्म से अटैक नहीं कर सकता। तो वो अब सिर्फ अपने बाएं हाथ से लड़ने का फैसला करता है। पर तभी चोसो इतादोरी से पूछता है तुम मुझे बताओ, क्या मेरे भाइयों ने मरने से पहले कुछ आखिरी शब्द कहे थे? इतादोरी कहता है तुम्हारे भाई? चोसो बताता है हाँ, जिन्हें तुमने मार दिया था कुछ वक्त पहले। इतादोरी को याद आ जाता है कि ये किसकी बात कर रहा है। यूजी कहता है नहीं, उन्होंने कुछ कहा तो नहीं था, पर उनकी आंखों में आंसू थे। अब ये सुनते ही चोसो को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है एसो केचिजू, आज अपने बड़े भाई को देखना। यहाँ दूसरी तरफ मई मई की बैटल में वो बार बार स्मॉल पॉक्स डीटी के डोमेन के अंदर कॉफिन में बंद हो जा रही थी। वो उसे तोड़ कर निकलती और फिर अगले में बंद हो जाती। मई मई समझ जाती है कि इसका डोमेन वर्क कैसे करता है। हर बार टारगेट एक कॉफिन में कैद होगा, फिर उस पर एक पत्थर गिरेगा और अगर अगले 3 सेकंड में टारगेट कॉफिन तोड़कर बाहर नहीं आता तो फिर वो इस डिसीज स्पिरिट के डिसीज से इन्फेक्ट हो जाएगा। तभी वो उई उई से पूछती है कि क्या वो ठीक है। उई उई बताता है कि वो बिल्कुल ठीक है। मई मई समझ जाती है कि इसके डोमेन के अंदर एक बार में सिर्फ एक ही टारगेट को सिलेक्ट किया जाता है। उसने मई मई को इसलिए चुना क्योंकि उसका कर्स एनर्जी आउटपुट उई उई से ज्यादा था। तभी मई मई प्लान बनाती है कि वो थोड़ी देर के लिए उई उई को टारगेट बनने देगी ताकि वो डायरेक्टली उस स्पिरिट पर हमला कर सके और उई उई भी इस प्लान के लिए मान जाता है। मई मई अपने कर्स एनर्जी आउटपुट को सप्रेस कर लेती है और उई उई अपने कर्स एनर्जी आउटपुट को बढ़ा देता है ताकि टारगेट मई मई से उई उई पर शिफ्ट हो जाए और उनका प्लान वर्क करता भी है। वो स्पिरिट उई उई पर इस बार कॉफिन गिराता है और तभी पीछे से मई मई उस स्पिरिट पर अटैक करती है और उसके हाथ काट देती है और कॉफिन के अंदर से उई उई एक सिंपल डोमेन को कास्ट करता है। मई मई बताती है कि उई उई डोमेन्स को काउंटर करने में उसकी हेल्प करता है और तभी मई मई का एक क्रो इस स्पिरिट को चीरता हुआ निकल जाता है और तभी मई मई बताती है कि एक जुजुत्सु सॉर्सरर अपने लेवल्स को एक्सीड कर सकता है एक बाइंडिंग वाव के जरिए। तभी हमें पता चलता है कि मई मई की कर्स टेक्निक है ब्लैक बर्ड मैनिपुलेशन और इसका सबसे पावरफुल मूव है बर्ड स्ट्राइक, जिसमें मई मई एक बर्ड की जान लेती है ताकि एक बाइंडिंग वाव के जरिए किसी एक दूसरे वीक क्रो को पावर दी जा सके और फिर वो क्रो टारगेट पर अटैक करता है और आज तक सातोरु गोजो के अलावा कोई भी बर्ड स्ट्राइक से नहीं बच पाया है। यहाँ शिबुया स्टेशन में यूजी और चोसो की लड़ाई चल रही होती है। यूजी समझ चुका होता है कि उसे जल्द ही पियर्सिंग ब्लड का कोई काउंटर सोचना पड़ेगा क्योंकि अगर वो एक बार भी इसे हिट किया तो उसकी जान जा सकती है। बट तभी यूजी सोचता है कि मैं एटलीस्ट ये तो गेस कर सकता हूँ कि वो कब अपने अटैक को लॉन्च करने वाला है और तभी चोसो अपना अगला अटैक लॉन्च करता है। यूजी तुरंत उसे डॉज करके पलट के चोसो की तरफ भागता है। यूजी सोचता है कि पियर्सिंग ब्लड टेक्निक बस शुरुआत में फास्ट होती है, इसलिए अगर वो दूर से इसे डॉज कर लेगा तो फिर अगर ये अटैक मुड़ कर भी आए तो भी इसे आइडिया होगा कि अटैक कहां से आ रहा है और तब तक यूजी इस फाइट को फिस्ट फाइट में बदल देगा। तभी यूजी को रियलाइज होता है कि उसके चारों तरफ ब्लड के छोटे छोटे बूंद हैं जो कि ब्लास्ट होते हैं और वो यूजी को हिट करते हैं। इस टेक्निक का नाम है ब्लड मैनिपुलेशन सुपरनोवा। इस टेक्निक में कन्वर्जेंस के लिए जिस ब्लड को कंडेंस किया गया था वही रिलीज होते हैं और एक एक्सप्लोजन की तरह हिट करते हैं और तभी चोसो एक कुनाई निकालता है और उसे यूजी के पैर में घुसा देता है। यूजी उसी पैर को उठा के चोसो को किक करता है। चोसो समझ नहीं पाता कि वो अपने घायल पैर से भी लड़ने को तैयार है। तभी चोसो काउंटर कर भी पाता कि यूजी का अगला किक चोसो को दूर फेंक देता है। यूजी को लगता है कि चोसो वापस से कन्वर्जेंस यूज करने वाला है, पर चोसो भी इस बार क्लोज कॉम्बैट में उतर आता है।
वो पहले यूजी को चेस्ट में पंच करता है, फिर उसके पैरों पर ताकि उसका बैलेंस बिगड़ जाए। देन अगला अटैक सीधा यूजी के जॉज पर, और वो इतना इंटेंस होता है कि यूजी के साथ वाला दीवार भी चोसो तोड़ देता है। यूजी तुरंत से इससे संभल जाता है, बट तभी चोसो अपना अगला अटैक करता है, पियर्सिंग ब्लड, वो भी पॉइंट ब्लैंक रेंज से। यूजी बस थोड़ी दूर जाकर गिरता है, बट फिर उठ खड़ा होता है। चोसो सोचता है मैंने थोड़ी जल्दी कर दी बस, बट मानना पड़ेगा ये लड़का बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। और तभी मेकामारू के कॉम से आवाज आती है कि वहां पे क्या हो रहा है।